हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट करवा दिया था, इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। जी हां दोस्तों, जीएस पेपर फर्स्ट में आपको पता है 3 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका भारतीय समाज। भारतीय समाज हम आपको कराने जा रहे हैं। इसमें हमने दूसरा टॉपिक जो था वो करवा रहे थे भारत में विविधता में एकता। तो हमने अभी तक आपको प्रजाति विविधता करवा दी, भाषाई आधार पर विविधता करवा दी और हमने धार्मिक विविधता करवा दी कि भारत में कितनी विविधताएं हैं। लेकिन इन विविधताओं के बावजूद भारत में एकता भी है। तो आइए विविधता के बारे में चौथा पॉइंट समझ लेते हैं और आज इस टॉपिक को क्लोज करते हैं और एक और नया टॉपिक जो यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन्ड है उसको हमारा पढ़ेंगे। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता देते हैं चौथी भौगोलिक विविधता, यानी कि जो हमारी भौगोलिक विविधता है। अगर आप भारत को देखोगे तो भारत को देखते ही आपकी चारों तरफ नजरें जाएंगी। आपको लगेगा यार उत्तर में तो पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी है, हिमालय जैसा एक विशाल पर्वतमाला है। वहीं आप दक्षिण में जाओगे तो एक विशाल महासागर, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश यानी कि हमारे देश के ऊपर रखा गया है, हिंद महासागर। आप पूरब में जाएंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी और कुछ द्वीप समूह मिलेंगे, जबकि आप पश्चिम में जाएंगे तो आपको अरब सागर और कुछ अन्य द्वीप समूह मिलेंगे। तो भारत की चारों तरफ से भौगोलिक विविधताएं डिफरेंट टाइप की आपको दिखाई देंगी। इसके साथ साथ अगर भौगोलिक विविधता में आप देखेंगे तो एक तरफ तो आप देखेंगे कि भारत में सबसे ठंडा क्षेत्र जहां पर मतलब तापमान सबसे कम रहता है, सियाचिन ग्लेशियर। वहीं आप दूसरी तरफ जाएंगे आपका तो सबसे ज्यादा तापमान वाला क्षेत्र जिसका नाम क्या है हमारा, फ्लोदी। जी हां, फ्लोदी राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र है। इसके साथ साथ अगर आप चेरापूंजी जाएंगे तो चेरापूंजी मौसिनराम में आपको पता चलेगा सर्वाधिक वर्षा होती है भारत के अंदर। और उसके बाद अगर आप राजस्थान के देखेंगे तो यहां पर सबसे कम वर्षा होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें विभिन्न क्षेत्रों में आप जाएंगे, गुजरात में आप जाएंगे, मध्य प्रदेश में तो यहां काली मृदा, पंजाब के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जाएंगे तो यहां आपको खादर और बांगर जैसी संरचनाएं मिलेंगी, जलोढ़ मृदा प्राप्त होगी। वहीं आप राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां आपको बालुई मृदा मिलेगी। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की मृदाएं हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं। नॉट ओनली मृदाएं बल्कि खनिज, भारत में खनिज भंडार भी बहुत प्रमुख है। तो अनेक प्रकार का खनिज मिलता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत में भौगोलिक विविधताएं भी पाई जाती हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो अनोखी विशेषता धारण किए हुए हमारा भारत भौगोलिक विविधता के मामले में। उत्तर की तरफ देखोगे तो आप उत्तरी पर्वतमाला, हिमालय पर्वत, दक्षिण में आप जाएंगे तो हिंद महासागर मिलेगा, पूर्व में जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में जाएंगे तो अरब सागर और आपको भारत की नदियों में सदानीर नदियां भी मिलेंगी। यानी कि अगर आप उत्तर भारत की नदियों को देखोगे तो सदानीर नदियां हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी मौसमी नदियां हैं। ठीक है ना, सदानीर का मतलब है जो सदा मतलब उनमें पानी रहता है, और मौसमी मतलब एक मौसम में, एक विशिष्ट मौसम में आके उनका पानी या तो कम हो जाता है या वो पूरी तरीके से पानी लुप्त हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। चेरापूंजी और मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि फ्लोदी यानी कि राजस्थान का ये क्षेत्र है और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन फ्लोदी सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र है। इसको साल्ट, जी हां, सॉल्ट सिटी या साल्ट सिटी भी इसको कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जहां पे सबसे कम तापमान है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की मृदाएं, जलवायु और विभिन्न प्रकार के खनिज आपको भारत में मिलेंगे। भारत में आपको पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दृश्य या आपको भू आकृतियां देखने को मिलेंगी, जो कि विश्व के किसी भी अन्य देश में लगभग शायद ही आपको मिले। तो ये भौगोलिक विविधता धारण किए हुए है। तो ये भी एक हमारी अपने आप में एक अनोखी विशेषता है। जबकि सांस्कृतिक विविधता, अगर आप भारत को देखोगे ना, सांस्कृतिक विविधता, तो आपको पता चलेगा कि भारत में खान पान आप देखिएगा, आप मतलब कहीं भी चले जाइए, आप हमारा पंजाब में चले जाइए, वहां पे आपको मक्के दी रोटी, सरसों दा साग ऐसे मिल जाएगा आपको। मतलब ऐसे ही आप जाइए, लिट्टी चोखा बिहार का बड़ा फेमस है। ऐसे ही आप विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, मतलब उत्तर भारत से दक्षिण भारत और
पश्चिम से लेके पूर्वी भारत आप विभिन्न प्रकार के भोजन खान पान के तरीके आप देखोगे। आप यहां तक कि चावल बनाने के तरीका, पराठा बनाने का तरीका अगर पूरे भारत में देखोगे तो विभिन्न प्रकार के पराठे बनाने के तरीके हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भारत के त्योहार और रीति रिवाज, आप दक्षिण भारत में जाइए वहां अलग प्रकार के रीति रिवाज हैं, जबकि आप दूसरी जगह पर उत्तर भारत में जाएंगे तो वहां पर अलग प्रकार का रीति रिवाज है। त्योहार भी हैं, रहन सहन की और आपका भाषा, साथ ही चित्रकला और स्थापत्य कला, ये भी आपकी भिन्न भिन्न है। आपको मकान बनाने की या भवन बनाने की जो शैली है वो अलग अलग दिखाई पड़ेंगी। उत्तर भारत में आपको अलग दिखाई देगी, दक्षिण भारत में आपको अलग मिलेगा, पूर्वी भारत में आपको अलग मिलेगा, पश्चिमी भारत में आपको अलग मिलेगा। तो विभिन्न प्रकार की शैलियां अलग हैं। एक एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आएगा। 13, 14 और 15 जनवरी को एक त्योहार मनाया जाता है। एक ही त्योहार है लेकिन इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पंजाब में लोहड़ी के रूप में इसको मनाते हैं 14 तारीख को, असम में हमारा बिहू के रूप में मनाए जाते हैं, जनवरी के ये दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। केरल और तमिलनाडु में इसी को पोंगल के नाम से मनाते हैं, और उत्तर बिहार और आपका यूपी और बिहार में आपको इसको मकर संक्रांति के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो एक ही त्योहार है लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है और आपका अलग अलग रूप में मनाया जाता है। तो ये भारत की कहीं ना कहीं विविधता के साथ साथ एकता का प्रतीक भी दिखाई पड़ता है कि हम सब एक हैं, बस हमारे तरीके थोड़े से अलग अलग हैं। अगर जातिगत रूप से आप देखोगे तो जातिगत रूप से भी भारत में विविधताएं बहुत हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ये वर्ण व्यवस्था में हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका शूद्र, जिनके बारे में हम पिछली वीडियोस में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, और वर्तमान समय में यही जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी ये विभिन्न प्रकार की जातियों में कन्वर्ट हो गई। तो विभिन्न प्रकार की जातिगत विविधता भी भारत के अंतर्गत प्राप्त होती है। साथ ही विविधता की बात करें तो इसको हम कहते हैं राजनीतिक विविधता। आप भारत में राजनीतिक विविधता भी देखोगे विभिन्न प्रकार की। आपको पता है ना कि हमारे यहां पर क्या है, बहु पार्टी एक व्यवस्था है। यहां पर हमारा क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, कि यहां पर बहुत सारी पार्टी, एक दल दो दल नहीं है बल्कि बहुदलीय व्यवस्था हमने राजनीति में अपनाई है। तो यहां पर आपको लगभग राजनीतिक पार्टी प्रमुख रूप से दो प्रकार की विचारधारा ग्रहण करते हुए मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको दक्षिणपंथी और एक मिलेगा आपको वामपंथी। इनके साथ साथ आपको किसी विशिष्ट जाति के आधार पर आपको कोई ना कोई पार्टी मिल ही जाएगी। यहां पर किसी विशेष लिंग को लेकर यानी कि महिला पार्टी को भी लेकर आपको कुछ पार्टी, राजनीतिक पार्टी की विचारधारा मिल जाती है। कुछ श्रमिक संघ को लेकर यानी कि मजदूर संघ जो हैं, श्रमिक संघ जो हैं, उनको लेकर भी पार्टीज बनाई जाती रही हैं। तो वो आपको दिखेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक हमारी विविधता पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से ये दो प्रकार में हम देखते हैं, पहला ये और दूसरा आपका ये। तो पहला हमारा दक्षिणपंथी कुछ पार्टीज होती हैं, यानी कि वो पार्टीज क्या है, परंपरागत जो परंपराएं हैं और प्राचीन विचारधाराएं हैं उनको लेकर वो हमारी चलती हैं। जबकि वामपंथी जो है वो नवीनतम विचारधाराओं को लेकर, जैसे पूंजीवाद, लोकतंत्र, समानता, ऐसे सिद्धांतों को लेकर चलती हैं, ऐसे विचारों पर काम करती हैं। तो दक्षिणपंथी का मतलब है जो पारंपरिक आधार पर चलाई जाती हैं या पारंपरिक जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको, ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए चल रही हैं। जबकि वामपंथी का मतलब है कि विचारधाराओं में नवीनपन होता है, नई नई विचारधाराओं को ये ज्यादा महत्व देते हैं। इसके साथ मैंने अन्य पार्टी के बारे में आपको बता दिया, जैसे जातिगत आधार पर, मजदूरों के आधार पर कई पार्टियां बनाई जाती रही हैं। चलिए एक अंतिम विविधता देख लेते हैं हमारा, और वो है आपका जनांकीय विविधता। तो जनांकीय विविधता जो है हमारी, वो भी भारत में आपको अद्भुत लेवल पर मिलेगी। जैसे अगर आप 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखोगे तो भारत की जनसंख्या विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। वर्तमान समय में लगभग 140 से प्लस हो रही है, ये अलग बात है। लेकिन अभी इसके प्रमाणिक आंकड़े यानी कि जो हमारा आंकड़े दिए जाते हैं सरकार की तरफ से वो प्रस्तुत नहीं हुए हैं, तो उसका वेट करना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या 2011 के आंकड़ों का ही प्रयोग करते हुए चलना है, ऑथेंटिक होते हुए। चलिए आगे बात करें महिलाओं की, तो इस 121 करोड़ के अंदर भी महिलाएं कितनी है, 48 करोड़ 64 लाख। जबकि पुरुषों की संख्या कितनी है, 62 करोड़ आपका 37 लाख।
इसमें अगर आप देखोगे तो इस टोटल जनसंख्या के अंदर यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी कि टोटल जनसंख्या का यूपी में 16.49% यूपी में है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी ही है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र, जिसमें आपका जनसंख्या की भागीदारी कितनी है 9.29%। बंगाल की भागीदारी कितनी है 7.5% की। और अगर आप भारत में लिंग अनुपात देखोगे अकॉर्डिंग टू 2011 कितना है हमारा, यानी कि 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं प्राप्त होती हैं, कितनी 943। साक्षरता दर देखोगे तो आपका 74% है भारत के अंदर। तो इस प्रकार से भारत हमारा क्या है, विविधता धारण किए हुए है। तो अब एक क्वेश्चन जो आपको करना है वो ये करना है, लिखिएगा भारत विश्व में विविधता में एकता का अच्छा उदाहरण है, समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।